Hello and welcome to Innovative Learning Process. Now we'll take the topic Science Biology. जीव विज्ञान हम देखेंगे। ये जीव विज्ञान है क्या? ये जीवन का विज्ञान है। इसके नाम में ही है, जीवन का विज्ञान है ये। यानी कि जो हम जीव जंतु, जो पेड़ पौधे, जो भी जीवित रहते हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। इसी को हम जीव विज्ञान कहते हैं। तो ये विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है। सजीव का मतलब जिसमें जान होती है, जो जीवित रहते हैं। जीव विज्ञान का जो प्रयोग किया गया है, सबसे पहले लैमार्क और डेविरेनस ने 1802 में किया है। जीव विज्ञान की जो शाखाएं हैं वो हैं जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान। तो जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? जंतुओं का। जंतुओं में मानव भी आते हैं और जानवर भी आते हैं। जैसे मानव हो गए, बंदर हो गए, और कुत्ते हो गए, बिल्ली हो गए, शेर हो गए, ये सारे जंतु विज्ञान में आएंगे। वनस्पति विज्ञान में पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ आती हैं, इनका अध्ययन किया जाता है। तीसरा है सूक्ष्म जीव विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी। इसमें ऐसे जीवों का अध्ययन किया जाता है जिनके बारे में हम नंगी आंखों से देख नहीं सकते हैं। जैसे बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, फंगी हो गए। ये रोग शरीर में लेके आते हैं और कुछ बैक्टीरिया शरीर के लिए ज़रूरी भी होते हैं। तो ये सूक्ष्म जीव हैं जिनको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। बहुत ही छोटे ये जीव हैं, लेकिन इनमें भी जीवन होता है, क्योंकि ये शरीर में पहुंच करके नुकसान पहुंचाते हैं शरीर को, और शरीर में रोग पैदा करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो जीवन की शुरुआत है वो कहाँ से होती है। जीवन की शुरुआत एक कोशिका से होती है। हर व्यक्ति का जन्म जब होता है तो जन्म से वो बड़ा नहीं होता है। जब उसके एक कोशिका से ही उसका जीवन बनता है। एक कोशिका, ये हमारा जो चित्र बना हुआ है, ये कोशिका का चित्र है। ये कोशिका है, ये जंतु कोशिका है। इसके चारों ओर ये जो ऐसे दिख रहा है, ये कोशिका झिल्ली है। यानी कि इसके अंदर के जो तत्व हैं, ये सारे तत्व जो दिख रहे हैं, ये मटेरियल जो दिख रहे हैं, ये एक कोशिका के अंदर के कुछ पार्ट हैं, और इसके चारों ओर ये झिल्ली होती है। और एक ही कोशिका से पूरा जीवन विकसित होता है। हर जो भी प्राणी जीवित है, उसकी जब शुरुआत होती है तो वो एक ही कोशिका से उसकी शुरुआत होती है। और एक कोशिका वो शुरू में कहाँ से बनती है? वो माता और पिता के जो शुक्राणु हैं और अंडाणु हैं, उनसे मिल करके एक कोशिका बनती है। और जब एक कोशिका बन जाती है तो वही एक कोशिका आगे चल के विभाजित हो जाती है। तो एक कोशिका दो में बदल गई, और फिर उसके बाद में ये अलग कोशिकाएं फिर और कोशिकाओं में बदल गईं, और ये फिर से बंट गईं। तो इस तरीके से ये कोशिकाएं बढ़ती रहती हैं, और जब ये तमाम सारी कोशिकाएं हो जाती हैं तो एक उससे अंग बन के तैयार होता है। और धीरे धीरे करके जो मानव शरीर में जितने भी अंग हैं, जैसे हाथ हो गए, पाँव हो गया, पेट हो गया, नाक हो गया, ये सारे के सारे अंग उन्हीं कोशिकाओं से मिल करके बनते रहते हैं। और जब पूरा शरीर विकसित हो जाता है, तब किसी जीव या मानव के बच्चे का जन्म होता है। तो ये है कि कोशिका, सबसे मौलिक जो इकाई है जीवन की, वो है कोशिका। जैसे हमारा घर
पूरा बना होता है छोटे छोटे ईंटों से, वैसे मानव का शरीर या किसी भी जंतु का शरीर या पेड़ पौधों का जो शरीर है, इतना बड़ा पेड़ पौधा है, इन सब का शरीर या मानव का शरीर, हर एक पार्ट उसका कोशिका से बना होता है, छोटे छोटी कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। और ये कोशिकाओं के अंदर, ये अगर उसको एनाटॉमी किया जाए, माइक्रोस्कोप से देखा जाए, तो कोशिका इस तरीके से दिखती है जैसे हम यहाँ दिखा रहे हैं। ये लगभग गोलाकार या सिलेंडर के आकार में ये कोशिकाएं होती हैं। और जो इसके अंदर के पार्ट हैं, ये छोटे छोटे पार्ट हैं, ये जो दिख रहे हैं ये छोटे छोटे पार्ट हैं, ये इन्हीं कोशिकाओं के पार्ट हैं। क्योंकि ये जो जीवन की मौलिक इकाई है वो कोशिका ही है। जो भी है, हाथ है, पाँव है, आँख है, नाक है, कान है, ये जो भी बने हैं सब कोशिकाओं से ही बने हैं। और अगर ये कोशिकाएं मरने लगें और ज़्यादा संख्या में मरने लगें तो वो अंग खराब हो जाते हैं। जितनी भी कोशिकाएं मरना शुरू करेंगी, जैसे कोई फोड़ा होता है, घाव होता है, तो वहाँ पर उस जगह की कोशिकाएं मरने लगती हैं और वो पस के रूप में वो सारी मृत कोशिकाएं बाहर चली जाती हैं और नई कोशिकाएं वहाँ पे जन्म लेकर के, और नई कोशिकाएं उस जगह को घेर लेती हैं और घाव भर जाता है। इस तरीके से कोशिकाएं काम करती हैं। यानी कि कोशिकाओं में जीवन को, नए नए जीवन को देने के लिए पूरी ताकत होती है, क्योंकि जीवन की शुरुआत ही एक कोशिका से ही होती है। इसलिए जो भी मौलिक इकाई है इस कोशिका के अंदर होती है। ऐसे ही ये सारे जंतुओं में, चाहे मानव हो या कोई जीव जंतु हो, और लगभग इसी तरीके से पेड़ पौधों में भी यही कोशिकाएं काम करती हैं और ऐसे ही काम करती हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है बस। तो एक देखते हैं कि कोशिकाओं के कुछ पार्ट हैं और उनका काम क्या है, ये देखते हैं। जैसे अभी हमने बात किया है कि पेड़ पौधों की भी कोशिकाएं होती हैं। यहाँ पे ये जो दिखाया गया है, ये ऊपर ये पेड़ पौधों की कोशिकाएं हैं। ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये पेड़ पौधों की कोशिकाएं हैं, और जो नीचे वाला है ये है जंतु कोशिका है। यानी ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, जो ये वाली कोशिका है, ये वाली कोशिका ये है पादप कोशिका, यानी कि पौधों की, जो वनस्पतियों की, ये उनकी कोशिकाएं हैं। और ये वाली जो नीचे वाली जो कोशिका है ये जंतु कोशिका है। यानी कि जितने भी जंतु हैं, जीव जंतु हैं, मानव हैं, जीव जंतु हैं, ये सब के सब इन तरीके से कोशिकाओं से बने होते हैं। अगर इनको ध्यान से देखा जाए तो लगभग ये एक ही जैसे इनका मॉडल दिखता है, थोड़ा बहुत अंतर होता है। जैसे एक पहला अंतर ये है कि जो जंतु कोशिका होती है इसमें क्लोरोप्लास्ट ये वाला पार्ट होता है, ये वाला, ये क्लोरोप्लास्ट होता है। बाकी झिल्ली यहाँ भी है और झिल्ली यहाँ भी है। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये पत्तियों को हरा रंग देता है, ये हरे रंग का होता है। लेकिन ध्यान रहे कि ये केवल प्लांट सेल में ही पाया जाता है। हरित लवक हिंदी में कहते हैं इसको, इसका रंग हरा होता है इसलिए इसको हरित लवक कहा गया, और ये पत्तियों को हरा रंग देता है। तो इतना डिफरेंस है कि ये जो हरित लवक है, क्लोरोप्लास्ट है, यह केवल पेड़ पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है और जंतुओं की कोशिकाओं में ये नहीं पाया जाता है। बाकी अधिकांश चीज़ें जो हैं वो दोनों में एक जैसे लगभग होती हैं। कुछ पार्ट और देखते हैं। जैसे कोशिका के जो मुख्य मुख्य पार्ट होते हैं उनको देखते हैं कि ये, जैसे हमने कहा कि जीवन की ये बेसिक इकाई है। जैसे हमारा पूरा घर ईंटों से बना है, वैसे हमारा पूरा शरीर इन्हीं कोशिकाओं से बना है। चाहे हमारे बाल हों इन्हीं कोशिकाओं से बने हैं, चाहे हमारे दांत हों इन्हीं कोशिकाओं से बने हैं, चाहे हमारे कोई भी शरीर के पार्ट हों इन्हीं कोशिकाओं से ही मिलकर के बना है।
तो इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है कोशिकाओं में, ये सबसे बीच में होता है। ये वाला पार्ट सबसे बीच में, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। यहाँ पे ये लिखा है, हिंदी में इसको कहते हैं नाभिक। हिंदी में इसको कहते हैं नाभिक और इंग्लिश में इसको कहते हैं न्यूक्लियस, नाभिक। तो ये जो नाभिक है ये बिल्कुल बीचों बीच में होता है और इसको कहते हैं, ये सेल का मैनेजर है। ये पूरे कोशिका का मैनेजमेंट करता है, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है इसका कोशिका का। ये दो चीज़ों से मिलकर के बना है, प्रोटीन और डीएनए का। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, प्रोटीन है और डीएनए है। प्रोटीन क्या है? जिससे नई कोशिकाएं बनती हैं वो तत्व है प्रोटीन। जिस तत्व से हमारी नई कोशिका बनती है, नई कोशिका बनने के लिए हमें क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। तो एक तो यहाँ प्रोटीन पाया जाता है और दूसरा डीएनए पाया जाता है, डीएनए। डीएनए क्या होता है? डीएनए होता है आनुवंशिक सूचना, इसमें रहती है आनुवंशिक सूचना। ये आनुवंशिक सूचना क्या होती है कि किसी भी व्यक्ति, ये डीएनए सबसे ज़रूरी चीज़ है इस नाभिक के अंदर में, क्योंकि और ये डीएनए और कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। यहाँ पे ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये वाला पार्ट, ये इसमें भी डीएनए पाया जाता है। तो ये न्यूक्लियस में, नाभिक में पाया गया है डीएनए, और ये डीएनए कहाँ पाया जाता है? यहाँ पे दो जगह पे पाया जाता है कोशिकाओं में। और ये बहुत ज़रूरी सूचना रखता है। जैसे डीएनए के अंदर वो सूचना होती है कि किसी की नाक कैसे होगी, किसी की आँख कैसे होगी, किसी के कान कैसे होंगे। जैसे कभी कभी ये कहा जाता है कि किसी की, अगर किसी के बच्चे हैं तो उनको देख के लगता है कि ये इन्हीं का बच्चा है, क्योंकि उनके जो चेहरे होते हैं उन्हीं से मिलते जुलते हैं। उनकी नाक वैसे ही होती है, उनके मुंह का जो बनावट है वो भी वैसे ही होता है। तो ये सब किसने बताया कि ऐसे ही उनका निर्माण होना है? ये डीएनए बताता है, क्योंकि डीएनए के पास पूरा डेटा रहता है कि किस तरीके से पूर्वजों के जो आँख, नाक, कान ये सब हैं वो कैसे होते हैं। ये हो सकता है कि ऐसा हो कि जैसे सभी बच्चे अपने माँ बाप के जैसे बिल्कुल नहीं होते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि वे उनके और पूर्वज, और हो सकता है कि वो कोई बच्चा अपने बाबा के जैसे, अपने दादा के जैसे, या उसके परिवार में जितने भी उसके, जिसको कहते हैं खून के रिश्ते, जहाँ से ये डीएनए ट्रांसफ़र होता है, हर पीढ़ी में ट्रांसफ़र होता है डीएनए, तो हो सकता है कि वो किसी और के डीएनए के अनुसार उसका निर्माण हुआ हो। इसका ये मतलब होता है। तो डीएनए हमारा सबसे ज़रूरी पार्ट होता है जो आनुवंशिक सूचना रखता है। ध्यान रहे कि कितने भी साल बीत जाएं, लेकिन डीएनए कभी चेंज नहीं होता है। हर एक व्यक्ति, चाहे वो व्यक्ति हो या जानवर हो, कोई भी हो, जैसे कुत्ते का जो बच्चा होगा वो कुत्ते के जैसा ही होगा, वो बिल्ली के जैसा नहीं हो जाता है, और बिल्ली का बच्चा बिल्ली के जैसे ही होता है। ये ऐसा इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि उनके पास डीएनए जो होता है वो उसमें सूचनाएं होती हैं कि इसका मुंह बिल्ली के जैसा बनना है, इसका कान कुत्ते के जैसा बनना है। हाथी का जो कान होगा वो दूसरे तरीके से होता है, तो हाथी का जो भी बच्चा होगा उसके डीएनए में ये है कि इसका कान इस तरीके से बनना है। तो ये डीएनए हमारा बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अब क्या होता है, कभी कभी ये डीएनए चेंज हो जाता है, थोड़ा सा चेंज, स्लाइट चेंज हो जाता है इसमें, और अगर थोड़ा सा भी चेंज होता है तो किसी किसी के को अजीब उसकी रचना बन जाती है। जैसे किसी का कान बहुत छोटा हो गया, या किसी के 5 के बजाय 6 उंगलियां हो गई। तो ये थोड़ी गलत सूचना, जो इन्फॉर्मेशन जो डीएनए के पास है, अगर कहीं गलत हो गया वो, तो इस तरीके से विकार आ जाते हैं। इनको हम रोग कह सकते हैं।
तो इस तरीके से आनुवंशिक रोग हैं, इनको हम दवाओं से ठीक नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनका डीएनए ही बदल चुका है। और अगर किसी को आज अपराध विज्ञान में अगर कोई को ये पता करना है, जैसे कि कोई दावा करता है कि किसी की संपत्ति हड़प करने के लिए कि वो हमारे पिता हैं, अगर वो बहुत अमीर आदमी हैं और उसने दावा किया ये हमारे पिता हैं, और उसका पिता, वो जो जिसको पिता बोलता है वो कहता है ये हमारा बेटा नहीं है, तो उसका डीएनए टेस्ट कराया जाता है। अगर डीएनए मैच कर गया तो मान लिया जाता है कि ये उसी का बेटा है। इसलिए इसको आज हम डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, एक तकनीक है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की। ये डीएनए लिया कहाँ से जाता है? किसी का बाल मिल जाए, जैसे हमने बताया कि हर अंग कोशिकाओं से बना होता है, तो ये डीएनए किसी का बाल मिल जाए, किसी का नाखून मिल जाए, किसी के हड्डी के कुछ तत्व मिल जाए, किसी के त्वचा का कुछ पार्ट मिल जाए, तो ये काफ़ी है बताने के लिए, डीएनए के लिए। तो इस तरीके से डीएनए हमारा सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक। तो ये हो गई हमारी न्यूक्लियस के बारे में। अब इसके बाद में दूसरा एक पार्ट हम देखते हैं जो इस कोशिका के अंदर में पाया जाता है, यह है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? जैसे अभी हमने बताया कि एक तो डीएनए यहाँ नाभिक में पाया जाता है, और भी तत्व हैं लेकिन ये ज़रूरी तत्व हैं। और दूसरा जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? ये श्वसन स्थल है, यहाँ पर कोशिकाएं श्वसन का काम करती हैं, और इसी जगह पर, इसी माइटोकॉन्ड्रिया में यहाँ ऊर्जा उत्पन्न होती है। पावर हाउस इसको कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। ये यहाँ पे ऊर्जा उत्पन्न होती है जो शरीर में व्यक्ति के लिए चलने फिरने के लिए, कुछ काम करने के लिए जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो कहाँ उत्पन्न होती है? कोशिका के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। यहाँ पे सारी ऊर्जा, ये हमें बिल्कुल याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? ये ऊर्जा उत्पन्न करने का एक स्थल है, जहाँ पे पूरे शरीर में, जैसे हम खाना खाते हैं तो ये ऊर्जा कहाँ बनती है? जाके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनती है। श्वसन वहीं पे होता है जाके संपन्न, और यहीं से ऊर्जा बन के फिर उसके बाद में ब्लड के रास्ते हर जगह पर इसको भेजा जाएगा। अगला एक पार्ट आता है राइबोसोम। अगला पार्ट आ रहा है राइबोसोम। ये राइबोसोम कौन सा पार्ट है? ये छोटे छोटे पार्ट, ये राइबोसोम्स हैं। ये छोटा पार्ट राइबोसोम है। ये राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री है, यानी कि यहाँ पे प्रोटीन बनता है। राइबोसोम का काम क्या है? ये प्रोटीन की फैक्ट्री है, यहाँ पे प्रोटीन बनती है। प्रोटीन किस लिए ज़रूरी होती है? हमारे कोशिकाओं को बनने के लिए प्रोटीन ज़रूरी है। जैसे हमने कहा कि कोशिकाएं बंटती हैं, शुरू में एक कोशिका होती है, बाद में वो 2 हो जाती है, 2 से 4 हो जाती हैं, 4 से अरबों खरबों की संख्या में कोशिकाएं होती हैं, अरबों खरबों की संख्या में, जिनको आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। तब जाके एक अंग का विकास होता है, जहाँ पे हम कोई एक्शन लेते हैं, जैसे कि हाथ से हम कोई काम करते हैं, तो इसका मतलब है कि सारी कोशिकाएं वहाँ पे मिल करके उस हाथ को बना के रखी हैं। अगर वो कोशिकाएं वहाँ पे मरने लगे तो वो अंग काम करना बंद कर देगा। तो ये हो गया राइबोसोम। इसको हम कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री, यानी कि प्रोटीन कहाँ पैदा होता है? कोशिका के अंदर, राइबोसोम के अंदर में। उसके बाद में एक आता है लाइसोसोम। इसी के ऊपर ये है लाइसोसोम। ये है पार्ट, ये दिखता है गोल गोल, इसी कोशिका के, ये नाभिक के बाहर ये सब आइटम हैं। ये लाइसोसोम, इसको कहते हैं आत्मघाती थैली।
मृत सेल को नष्ट करता है। जैसे कई बार होता है, हमने अभी कहा घाव हो गया, चोट लग गई, वहाँ पे कोशिकाएं मर गई, तो मरी हुई कोशिकाओं को करेगा क्या, शरीर से उसको बाहर भी निकालना है। तो ये लाइसोसोम ये काम करता है, मरी हुई कोशिकाओं को ये नष्ट करता है। कैसे नष्ट करता है, ये एक पैकेट बना करके और उसको शरीर के बाहर पसीने के जरिए या और कोई के जरिए, पसीने के जरिए ज़्यादातर ये बाहर कर देता है शरीर से, ताकि शरीर के अंदर विष न फैल जाए। तो ये लाइसोसोम आत्मघाती थैली होती है। क्योंकि आत्मघाती इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो लाइसोसोम है, ये तमाम सारे लाइसोसोम होते हैं, ये खुद जब किसी मृत सेल के जो उसका सब्सटेंस है, जो पदार्थ है, बाहर लेके जाना होता है, तो ये खुद ये लाइसोसोम मर जाता है। तो इसलिए इसको आत्मघाती थैली कहते हैं। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। ये परीक्षा में आता है कि लाइसोसोम का क्या काम है, तो इसको आत्मघाती थैली कहते हैं। ये खुद अपने आप को मार देता है, लेकिन ये मृत सेल को ये बाहर निकालता है शरीर से, ताकि शरीर अच्छा बना रहे। उसके बाद में कुछ और इसमें तत्व हैं। जैसे एक ये है गोल्जी एपरेटस, ये वाला पार्ट, गोल्जी एपरेटस। और ये कहाँ पे है, ये है गोल्जी एपरेटस, ये वाला पार्ट। ये जो छोटे छोटे ऐसे लंबे लंबे ये सब दिख रहे हैं, एक गोल्जी एपरेटस कहे जाते हैं। ये काम क्या है, इसको कहते हैं, अगर हम कह सकते हैं, यातायात प्रबंधक। जैसे प्रोटीन को वांछित जगह तक पहुंचाना इसका काम है। प्रोटीन बन तो गई, जैसे प्रोटीन बनी है, मान लीजिए प्रोटीन राइबोसोम के अंदर बनी है, ये राइबोसोम, ये प्रोटीन की जहाँ फैक्ट्री है, तो वहाँ पे बन गई। अब उसको जहाँ बनी है वहाँ से उसको लेके जाना है कहीं और दूसरे जगह तक, तो उसको पहुँचाने के लिए जो काम करेगा गोल्जी एपरेटस काम करेगा। ये पहुँचाने का यातायात प्रबंधक है ये। जैसे ये ट्रांसपोर्ट का मैनेजर है कि कहाँ पे इसको लेके जाना है इस प्रोटीन को, तो ये काम करता है ये बिल्कुल ध्यान रखने चाहिए। उसके बाद में एक और आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये वाला पार्ट, ये वाला, ये जो वाई के जैसे बना हुआ है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये काम क्या करता है, ये वसा और प्रोटीन को वहन करता है। वसा और प्रोटीन को, वसा क्या है, फैट है, प्रोटीन, इनको ये लेके जाता है, इधर से उधर पहुंचाने का काम करता है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और उसके बाद में एक ये आता है न्यूक्लियर एनवलप। ये जो न्यूक्लियर यानी कि जो चारों ओर, नाभिक के चारों ओर एक थैली घेरे रहते हैं नाभिक को, क्योंकि नाभिक के अंदर में जो सूचनाएं होती हैं बहुत ज़रूरी सूचनाएं होती हैं। ये सूचनाएं, जैसे अभी हमने कहा है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो सूचना है वो डीएनए की सूचना है। अगर डीएनए में कोई चेंज हो गया तो ये व्यक्ति के अगली जितनी भी पीढ़ियां होती हैं वो सब में बदलाव होते चले जाएंगे। जैसे कभी कभी होता है कि कोई बहुत ज़्यादा खतरनाक रसायन होते हैं वो डीएनए को चेंज कर देते हैं। जैसे जापान में जब हमला किया गया अमेरिका के द्वारा, परमाणु हमला, तो उसने डीएनए को ही चेंज कर दिया। तो आज की भी 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध में वो हमला किया गया था। आज भी जापान में जो पीढ़ियाँ पैदा होती हैं वो बहुत सारी पीढ़ियाँ अपंग पैदा होती हैं, लंगड़ा लूला ये पैदा होती हैं, और उनमें बहुत सारे रोग होते हैं क्योंकि उनका डीएनए ही चेंज हो चुका है। एक बार अगर डीएनए चेंज हो गया तो उसके बाद में जितनी भी पीढ़ियाँ आगे जन्म लेती रहेंगी वो वैसे ही उसी तरीके से वो पैदा होती रहेंगी। तो ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है, एनवेलप का मतलब होता है थैली, तो ये थैली पूरा इसके डीएनए को सुरक्षा प्रदान करती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो खतरनाक रसायन होते हैं वो इसको चेंज कर सकते हैं, अन्यथा ऐसे नॉर्मल तरीके से इसको चेंज नहीं किया जा सकता है डीएनए को। जैसे आज के डेट में हम देखते हैं कि किसी भी जंतु को कई बार
प्रयोगशाला में जन्म दिया गया, जैसे एक बछड़ी को जन्म दिया गया, तो उसमें वो क्वालिटीज डीएनए उनका बदला गया। डीएनए इसलिए इस पर प्रयोग किया जा रहा है कि डीएनए बदल करके कोई ऐसी गाय पैदा की जाए जिसके डीएनए में ये हो कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दूध दे और ताकतवर उसके दूध में जो पौष्टिक तत्व हैं वो ज़्यादा रहें। तो ये डीएनए में चेंज करके वैज्ञानिक करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी ये पूरी सफलता नहीं मिली है, लेकिन इसमें पूरे दुनिया भर के वैज्ञानिक इस चीज़ पर काम कर रहे हैं, डीएनए को चेंज करते हुए। जैसे अगर डीएनए को चेंज कर दिया जाए तो अगर ऐसा डीएनए चेंज कर दिया जाए कि वो बहुत ज़्यादा दिमाग वाला, मस्तिष्क उसका बहुत ज़्यादा विकसित होगा, तो कोई अगर उससे जो बच्चा पैदा होगा वो बहुत ज़्यादा दिमाग वाला ऐसा बच्चा पैदा हो सकता है। लेकिन ये केवल अभी तक खोज चल रही हैं, इसके बारे में अभी कोई पूरी तरीके से इस्टेब्लिश नहीं हो पाया है। ये केवल इसमें वैज्ञानिक लोग लगे हुए हैं। तो ये है हमारा कोशिका के बारे में। अगर हम इसको थोड़ा और ध्यान से देखें तो जो ये कोशिकाएं जो हमने पार्ट पढ़े हैं ये जंतु कोशिका में भी हैं, ये सारे जंतु कोशिका में भी हैं। ये जंतु कोशिका है, प्लांट सेल यानी कि पादप कोशिका। जो पेड़ पौधे हैं उनमें भी ये सूचनाएं होती हैं। जैसे अभी हमने कहा कि यहाँ पे भी माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ये यानी कि इसका जैसे श्वसन स्थल वहाँ पे है, वहाँ यहाँ भी होता है। और जैसे वहाँ पर नाभिक है, यहाँ भी न्यूक्लियस है, नाभिक यहाँ भी है बीचों बीच में। और जो गोल्जी एपरेटस थे जो प्रोटीन को पहुँचाते हैं वो यहाँ भी हैं। और न्यूक्लियर एनवेलप जो झिल्ली है कोशिका की, नाभिक की, वो यहाँ भी है झिल्ली। लाइसोसोम, यहाँ भी लाइसोसोम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ भी वही हैं। तो ज़्यादातर चीज़ें ये जो पादप कोशिका हैं उसमें भी पाई जाती हैं। केवल फर्क यह है ये वाले पार्ट में कि जो क्लोरोप्लास्ट है जो पौधों को हरा रंग देता है, पेड़ पत्तियों को, ये क्लोरोप्लास्ट जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। ये वाला पार्ट जो पीला पीला ये दिख रहा है, ये क्लोरोप्लास्ट है। ये जंतुओं में नहीं पाया जाता, ये पौधों में ही पाया जाता है। तो और ये सेल वाल है। सेल वाल जैसे हमने उधर देखा है, सेल वाल इसको चारों ओर से ऐसे सुरक्षा प्रदान करती है। अच्छा, ध्यान रखें कि जो बैक्टीरिया वायरस हैं जो बहुत छोटे होते हैं उनमें भी ये सारी चीज़ें होती हैं। केवल ये जो चारों ओर का जो सेल वाल है ये नहीं होता है वायरस में ये चारों ओर का ये आइटम नहीं होता है। तो ये वायरस जैसे कोरोना वायरस हो गया, अब ये जाते हैं जिस मानव के शरीर में जाते हैं उसी के शरीर की कोशिकाओं में ये जाके चिपक जाते हैं और उन्हीं से अपना पोषण प्राप्त करने लगते हैं और जो उस व्यक्ति की जो कोशिकाएं होंगी उसको मारने लगते हैं। जैसे कोरोना वायरस के केस में था, ये जाके फेफड़े में जाके काम करता था और वहाँ की कोशिकाओं को नष्ट करने लगता था। और जो फेफड़े का काम है, जो श्वास लेने का काम है, वो धीरे धीरे प्रभावित करने लगता था और धीरे धीरे करके ये मार भी देता था व्यक्ति को। इस तरीके से ये वायरस और बैक्टीरिया ये शरीर के जो कोशिकाएं हैं उनमें जा करके और उनमें रोग पैदा करते हैं। तो अभी हमने जैसे देखा है कोशिकाओं के बारे में, यहाँ पे जो ये चित्र दिख रहा है ये उसी कोशिका का 3 डायमेंशनल चित्र है। यानी कि ये देखने में अगर इस कोशिका को अगर हम बाहर निकाल पाते और इस आँख से अपने देख पाते तो ये कैसा दिखता है, ये इस तरीके से दिखता है। ये देखिए कि ऐसा नहीं कि कोई ये बिल्कुल खोखला है कोशिका के अंदर, ये सारे पार्ट एक दूसरे से, इसी जो अभी हमने बाहर देखे हैं पार्ट सारे यही पार्ट हैं सारे।
ये सारे पार्ट। और ये कोशिकाओं के बाहर 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 ये सारे ये छोटे छोटे जो इसके तंतु लगे हैं, ये एक कोशिका को दूसरी कोशिका को जोड़ के रखते हैं। जैसे हमने बताया कि सारी कोशिकाएं बिल्कुल ईंटों के जैसे हैं, कि जैसे ईंटों से हमारा बिल्डिंग बना होता है पूरा, तो ईंटों को जोड़ने के लिए हम क्या काम करते हैं, सीमेंट का प्रयोग करते हैं। ऐसे सारी कोशिकाएं एक दूसरे तंतुओं से जुड़ी होती हैं। या तो सारी कोशिकाएं बिखर जाती, पूरे हाथ, जो पूरा हाथ है ये सब छोटे छोटे गोले में इधर बिखर जाता, लेकिन ये सब जुड़ी हुई हैं कोशिकाएं, इनको ऐसे अलग नहीं कर सकते हैं। किसी हाथ के अंग को या किसी त्वचा को अगर काटा जाता है वहाँ से, तो इसका मतलब है वहाँ पे करोड़ों अरबों की संख्या में कोशिकाएं वहाँ से निकल के जाती हैं, कट के जाती हैं या खराब हो जाती हैं, लेकिन उनके जगह पे दूसरी कोशिकाएं बन के और उस अंग को पूरा कर देती हैं। ये छोटे छोटे जो इसके पार्ट हैं ये अलग अलग इसमें दिखाए गए हैं। अब हम चलते हैं कुछ आगे, तो देखते हैं जीव विज्ञान, इसके जनक कौन है, अरस्तु। ये माना जाता है कि जीव विज्ञान के जो जनक हैं वो अरस्तु हैं। जंतु विज्ञान के भी अरस्तु हैं जनक। वनस्पति विज्ञान के जो हैं थियोफ्रेस्टस हैं। ये हमें बिल्कुल याद रखने हैं, प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कि जंतु विज्ञान के जनक तो अरस्तु, वनस्पति विज्ञान के तो थियोफ्रेस्टस। कोशिका विज्ञान, जैसे अभी हमने एक कोशिका के बारे में थोड़ा सा जानकारी ली है, इसके जो जनक कहे जाते हैं रॉबर्ट हुक। पादप शारीरिकी, पादप का मतलब पौधों के शरीर के बारे में जो अध्ययन करने के जो जनक माने जाते हैं एन ग्रीव, ये याद रखने। चिकित्सा शास्त्र के जनक हिप्पोक्रेटस। कवक विज्ञान, कवक क्या है, फंगी हैं, ये माइकेली हैं कवक विज्ञान के, फंगी। ये फंगी भी वैसे ही हैं जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गए, वैसे ही फंगी भी सूक्ष्म जीव हैं। प्रतिरक्षा विज्ञान के हैं एडवर्ड जेनर। प्रतिरक्षा विज्ञान क्या है, जैसे टीके जो बनाए जाते हैं, चेचक के टीके हो गए, पोलियो के टीके हो गए, तो इन सब के इनको प्रतिरक्षा विज्ञान, जो जिन्होंने इन टीकों का विकास किया है, तो उनको इनके जनक माने जाते हैं एडवर्ड जेनर। आनुवंशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल। आनुवंशिकी अभी हमने जैसे देखा है कि एक वंश से दूसरे वंश में सूचनाएं कैसे जाती हैं, डीएनए के माध्यम से। डीएनए के माध्यम से सूचनाएं पहुंचती हैं एक वंश से दूसरे वंश तक। डीएनए अभी हमने देखा है, डीएनए तो ये सूचना पहुंचाता है एक वंश से दूसरे वंश तक, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक। तो इनके जो जनक हैं आनुवंशिकी के वो हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। आधुनिक भ्रूण विज्ञान, ये भ्रूण विज्ञान क्या है, एम्ब्रियोलॉजी, इसके हैं वान बेयर। जैसे अभी हमने कहा कि कोई व्यक्ति, उसका जब जन्म होता है तो वो शुरू में बड़ा नहीं होता है, शुरू में एक कोशिका बनती है, ये एक कोशिका बनती है छोटी सी ऐसे। और ये कोशिका कहाँ से बनती है, ये माता पिता से बनती है। एक माता और एक पिता, माता पिता के शुक्राणु और माता के अंडाणु, ये दोनों मिल करके और एक सेल का निर्माण करते हैं, एक कोशिका बनती है। और यही एक कोशिका फिर बाद में इस कोशिका जो बनेगी, यानी कि माता के तरफ से और पिता के तरफ से दोनों के, ये हर जीव जंतु के लिए लागू है, चाहे वो कुत्ते हों, बिल्ली हो, व्यक्ति हो, कोई भी जानवर हो। इवन पेड़ पौधों में लगभग यही चीज़ें होती हैं। तो माता और पिता के जो
अंडाणु और शुक्राणु ये दोनों मिलकर के एक कोशिका बनी, और ये एक कोशिका जो बन के तैयार हुई ये बाद में विभाजित हो जाती है। इसमें एक क्वालिटी होती है कि अपने जैसे एक दूसरी कोशिका बना दिया और कोशिका बना दिया, और ये वाली कोशिका इसने दूसरी कोशिका बना दिया, इसने भी दूसरी बना दिया, और इसने भी अलग अलग कोशिकाएं बना दी, इसने भी अलग अलग कोशिकाएं बना दी, बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पे ऐसे। तो जो व्यक्ति का निर्माण होता है ये धीरे धीरे सारी कोशिकाएं बनती चली गई, और ये बनते 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 ये मान लीजिए कि ये मानव का ये पेट बन के तैयार हो गया ऐसे कोशिकाओं से। और उसके बाद में और कोशिकाएं विकसित होने लगी, तो पेट से उसका धीरे धीरे पैर बनना शुरू हो गया, ये पैर बन के तैयार हो गया। हालांकि सबसे पहले सर का निर्माण होता है, हेड का, और लगभग गर्भ धारण करने के 4 सप्ताह में जब गर्भधारण के 4 सप्ताह बीत जाते हैं तब तक जो ये सेल होती हैं इनमें जीवन का विकास होने लगता है, और जब ये 9 महीने पूरे हो जाते हैं सामान्य टाइम में, तो माता के पेट में पूरे शरीर का विकास हो जाता है। अगर कोई गड़बड़ी ना हो तो 9 महीने में पूरा शरीर विकसित हो जाता है। यानी जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके नाखून भी होते हैं, बाल भी होते हैं, ये सारे 9 महीने के अंदर में सारी कोशिकाएं विभाजित हो करके एक एक अंग धीरे धीरे करके बना देती हैं। ये हमारा भ्रूण विज्ञान है, इसी को हम भ्रूण विज्ञान कहते हैं। कि ये भ्रूण विज्ञान का मतलब है, जिसको हम भ्रूण कहते हैं, ये माता और पिता के जो सेल, माता के अंडाणु और पिता के शुक्राणु से जो मिल करके एक कोशिका बनती है, इसी को हम भ्रूण कहते हैं। और यही भ्रूण धीरे धीरे विकसित होकर के एक एक अंग बनाता है, और उसके बाद पूरा शरीर बनाता है। तो इस आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जो जनक हैं वो हैं वान बेयर। सूक्ष्म जैविकी इसके हैं लुई पाश्चर। जीवाणु विज्ञान के हैं ल्यूवेनहॉक। ये बिल्कुल हमें याद रखने हैं। सजीव जगत, सजीव जगत में जैसे हम देखते हैं कि करोड़ों अरबों की संख्या में जीव जंतु, पेड़ पौधे, बहुत सारी चीज़ें हैं। इनको हम ऐसे याद नहीं रख सकते हैं, तो इनको हम एक कैटेगरी में बांटते हैं, कुछ कैटेगरी में बांटते हैं, जिसको हम कहते हैं वर्गीकी, टैक्सोनॉमी। जैसे रेंगने वाले जो जीव हैं, जैसे सांप हो गए, और सांपों में भी तमाम सारी प्रजातियां हो गई, तो इनको हम एक वर्ग में रख दिए। जैसे कुत्ते के जैसे जो जीव हैं उनको एक वर्ग में रख दिए। अगर हम कुत्ते की बात करते हैं तो कुत्तों के जैसे ही लगभग सियार होते हैं, कुत्ते के जैसे भेड़िया होते हैं, तो उनको हम एक वर्ग में रख देते हैं। ऐसे ही बिल्ली के बारे में, बिल्ली के जैसे बिल्ली देखी जाती है, बिल्कुल उसी मॉडल की जो तेंदुआ होते हैं, तो बिल्ली और तेंदुए ये एक वर्ग में रखे जाते हैं। और इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो भी एक जैसे होते हैं। जैसे बिल्ली मांसाहारी होती है, तेंदुआ भी मांसाहारी होता है। जैसे वो छलांग लगाती है वो भी छलांग लगाता है, इस तरीके से। जैसे बंदर हो गए, बंदरों में भी कई हैं, जैसे जिनको हम कहते हैं काले मुंह वाले बंदर हैं, कुछ दूसरे टाइप वाले बंदर हैं जो जिनके मुंह लाल टाइप के होते हैं। लेकिन वो जो बंदरों के जो वर्ग हैं वो एक ही जैसे उनके व्यवहार होते हैं, तो उनको एक वर्ग में रख दिया गया। तो इस तरीके से हम जीव विज्ञान में एक टैक्सोनॉमी पढ़ते हैं, यानी वर्गीकी।
वर्गीकी के मतलब इस पूरे ब्रह्मांड में बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं जिनको हम ऐसे याद नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उसके वर्ग को पता कर लें, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि ये जो बिल्ली है ये तेंदुए के जैसे है, तो अगर हम बिल्ली को जानते हैं तो तेंदुआ को लगभग जानना आसान हो जाएगा। जैसे हमने कहा बिल्ली और तेंदुआ ये एक ही टैक्सोनॉमी में आते हैं, और हम तेंदुआ को नहीं जानते हैं लेकिन बिल्ली को तो जानते हैं कि बिल्ली मांसाहारी होती है, तो हमें पता होगा अगर इसी वर्ग की है तो ये भी तेंदुआ भी मांसाहारी होगा। इस तरीके से हम समझ सकते हैं, ये समझने के लिए बातें हैं, इसको हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। जीवों के नामकरण की जो द्विनाम पद्धति है ये कोरोलस लीनियस ने बताया था। इनके अनुसार वैज्ञानिक नाम वंश और जाति से मिलकर के बना होता है। आधुनिक जो वर्गीकरण है ये प्रणाली लीनियस की वर्गीकरण प्रणाली से शुरू की गई है। जो आधुनिक आज के डेट में जो वर्गीकरण है, जीवों को वर्गीकृत करने का श्रेय R.H. विटेकर को जाता है। 5 जगत में इनका बंटवारा किया जाता है, 5 जगत में, 5 किंगडम्स, इंग्लिश में कहा जाता है किंगडम्स। सबसे पहला है मोनेरा, मोनेरा किंगडम। इसमें आते हैं जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, जीवाणु यानी बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया आते हैं सब ये मोनेरा वर्ग में आते हैं, मोनेरा किंगडम में आते हैं। अगर हम ये कह दें कि ये मोनेरा किंगडम में आ रहा है तो हमें समझ लेना चाहिए कि ये कोई बैक्टीरिया ही होगा या बैक्टीरिया के जैसे होगा। बैक्टीरिया कैसे होते हैं? बहुत छोटे जीव होते हैं जिनको हम आँखों से नहीं देख सकते हैं। ये फायदे शरीर को फ़ायदा भी पहुंचाने वाले बैक्टीरिया कुछ होते हैं और कुछ नुकसान भी पहुंचाने वाले होते हैं। जैसे हमारे पेट में बहुत सारे बैक्टीरिया जाके रोग पैदा करते हैं, लेकिन बहुत सारे पेट में ही बैक्टीरिया उन बैक्टीरिया दूसरे खतरनाक बैक्टीरिया को मारते भी हैं। क्योंकि पेट में अगर कोई खतरनाक बैक्टीरिया पहुंचेगा तो उसको मारने के लिए कोई दूसरा बैक्टीरिया जो उतने ही बराबर का हो, क्योंकि बड़ा चीज़ तो जा नहीं सकता है, तो वो जो मोनेरा वर्ग है वो जीवाणुओं से संबंधित है। फिर आता है एक दूसरा वर्ग प्रोटिस्टा। इसमें आते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ भी सूक्ष्म जीव हैं, इनको भी आंखों से हम नहीं देख सकते हैं। फिर आते हैं फंजाई, कवक। कवक ये भी बहुत सूक्ष्म जीव हैं, इनको भी हम नहीं देख सकते हैं। फिर आते हैं प्लांटी, शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो ये प्लांटी जो हैं, इसमें प्लांटी का मतलब जिसमें प्लांट आते हैं, पौधे आते हैं। प्लांटी का मतलब जिसमें पौधे आते हैं, ये सीधा मतलब है। जितने पौधे हैं, जितने घास हैं, जो शैवाल हैं, ब्रायोफाइटा जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, बहुत छोटे घास के जैसे होते हैं। कोई समुद्र में पौधे पैदा होते हैं, कुछ पहाड़ों पर पैदा होती हैं, कुछ बर्फ़ की चोटियों पर कहीं कहीं पाए जाते हैं। तो ये अनेक प्रकार के जो पौधे हैं, शैवाल हैं, जिम्नोस्पर्म हैं, एंजियोस्पर्म हैं, ये सब किस में आते हैं? प्लांटी किंगडम में आते हैं, प्लांट किंगडम में। उसके बाद में एक आता है एनिमेलिया, एनिमल से बना हुआ है, यानी ये जंतु, जितने जंतु के वर्ग हैं, इसमें मानव भी हो गया और दूसरे भी और भी जंतु हो गए, तो ये एनिमेलिया वर्ग किंगडम में आते हैं। जैसे इसमें मानव हो गया, पशु पौधे हो गए, पौधे नहीं केवल पशु, पक्षी, अन्य जंतु, ये सारे एनिमेलिया किंगडम में आते हैं। तो इस तरीके से इनका बंटवारा किया गया ताकि ये पता चल सके, क्योंकि अगर हमें अध्ययन करना है किसी के बारे में तो इतने सारे जीव जंतु इतने सारे हैं कि उनको हम ऐसे याद नहीं कर सकते हैं। केवल उनके अगर ऊपर ऊपर जो उनके किंगडम है, अगर ये पता कर लें किस किंगडम का है, तो हम ये पता कर सकते हैं कि इसका ये नेचर हो सकता है। विषाणु, वायरस,
जैसे वायरस के बारे में हमने बहुत सुना है कि वायरस बड़े खतरनाक होते हैं। जैसे जो कोरोना वायरस आया, इसने लोगों को, कितने लोगों को मार दिया। तो एक वायरस बहुत ही खतरनाक होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, पूर्ण परजीवी होते हैं। परजीवी का मतलब ये अपने आप इनको जीवित रखने के लिए इनके पास कोई मटेरियल नहीं होते हैं। ये दूसरे पे जाके किसी मानव के शरीर में पहुंच गए, किसी और दूसरे जीव जंतु के शरीर में पहुंच गए, उसकी कोशिकाओं से ये पोषक तत्व ग्रहण करते हैं, तो इनको पूर्ण परजीवी कहते हैं। न्यूक्लियर प्रोटीन के कण होते हैं ये, यानी इसमें न्यूक्लियर होता है और प्रोटीन होते हैं। ये कण होते हैं छोटे छोटे, जो केवल जीवित कोशिका के अंदर सक्रिय होते हैं। यानी कि अगर ये वायरस बाहर अगर ये पड़ा हो तो ये कोई काम नहीं कर पाएगा जब तक कि कोई जीवित कोशिका इसको ना मिल जाए। जैसे कोरोना वायरस के बारे में कहा गया कि मास्क लगा के चलें, क्योंकि अगर ये मास्क लगा के श्वास के जरिए अंदर नहीं पहुंच पाएगा तो अगर बाहर है भी तो ये कोई शरीर में नुकसान नहीं कर पाएगा, इसलिए मास्क लगाने के लिए कहा गया कोरोना वायरस में। विषाणु की खोज इवानोवस्की ने की थी तंबाकू में। इवानोवस्की ने की थी वायरस की खोज। ये हमें ध्यान रखना है, परीक्षा में पूछा जाता है कि विषाणु की खोज, वायरस की खोज किसने की, तो इवानोवस्की ने, तंबाकू में। फिर आता है बैक्टीरिया, जीवाणु। ये भी उसी के जैसे ही है, लेकिन ये कम खतरनाक है। जैसे टीबी होता है, जो टीबी का रोग, ये जीवाणु से होता है। और जो हमारा काली खांसी और भी इस तरीके से तमाम सारे रोग होते हैं, ये किसी न किसी ये सूक्ष्म जीवों से ही होते हैं। ये अति सूक्ष्म, सरल, एक कोशिकीय, सर्वव्यापी प्रोकैरियोटिक जीव हैं। इन जीवों को जीवाणु नाम एहरेनबर्ग के द्वारा दिया गया। जीवाणु का नाम किसने दिया है? एहरेनबर्ग ने दिया है 1829 में। जैसे अभी हमने पहले देख लिया है, यहाँ पे लिखा है कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। इसके पहले अभी हमने देखा है कोशिका के बारे में कि कोशिका का काम क्या है। तो ये जीवन की सबसे छोटी इकाई है। अभी हमने जैसे कहा है कि कोशिका वैसे ही है जैसे हमारे बिल्डिंग में ईंटें होती हैं, तमाम सारी ईंटें मिलकर बिल्डिंग बनी होती है, तमाम सारी कोशिकाएं मिलकर के एक जीव, एक व्यक्ति का शरीर बना होता है। तो ये सबसे छोटी कार्यात्मक फंक्शनल यूनिट है, संरचनात्मक यूनिट है, संरचना देती है। जैसे पाँव लंबा लंबा, सर गोल गोल, आँखें छोटी छोटी, ये संरचना कैसे बनती है? ये कोशिकाओं से ही बनी है। तो कोशिका क्या है कि एक तो फंक्शनल, यानी कि जो शरीर हमारा काम करता है कोशिकाओं के जरिए काम करता है। सारी कोशिका काम करना बंद कर दे, शरीर मर गया। और इसको संरचना, आकार कौन देता है? कोशिकाएं ही आकार देती हैं। तो ये कहा जा रहा है। कोशिका संबंधी जो कुछ अनुसंधान है वो कौन कौन है? रॉबर्ट ब्राउन, केंद्रक, जो हमने अभी केंद्रक की बात की है, रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की है। फोंटानाक ने केंद्रिका की खोज की है। पुरकिंजे ने जीव द्रव्य का नाम दिया है। डब्ल्यू फ्लेमिंग ने समसूत्री कोशिका विभाजन की खोज की है। डब्ल्यू फ्लेमिंग ने, ये हमारे लिए ज़रूरी ज़्यादा है कि समसूत्री कोशिका विभाजन, जैसे अभी हमने कहा था कि जब बच्चे का जन्म होता है तो ये शुरू में जब गर्भ में बच्चा पलना शुरू होता है तो उस समय वो पूरा विकसित नहीं होता है, एक कोशिका ही होती है और वही कोशिका बंटती है, विभाजित होती है और नई कोशिका बनती है। यही सिद्धांत है कोशिका विभाजन, यानी कोशिका बंट जाती है और नई कोशिका बन जाती है और धीरे धीरे करके एक अंग बनता है। तो ये किसने कहा है? डब्ल्यू फ्लेमिंग ने कहा है। कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की है। कोलिकर ने, माइटोकॉन्ड्रिया भी हमने बात की है कि ये पावर हाउस है जहाँ पे ऊर्जा उत्पन्न होती है। कैमिलियो गॉल्जी ने गॉल्जी काय, जो ट्रांसपोर्ट को देखता है, कैमिलियो गॉल्जी ने गॉल्जी काय, गॉल्जी बॉडी जो अभी हमने देखा है कोशिका में,
उसकी खोज की। डब्ल्यू फ्लेमिंग ने गुणसूत्रों का विभाजन और क्रोमैटिन शब्द का, डब्ल्यू फ्लेमिंग ने गुणसूत्रों का विभाजन। जैसे गुणसूत्र क्या होते हैं, एक्स और वाई दो गुणसूत्र होते हैं, दो तरीके के गुणसूत्र हैं, एक हो गए एक्स गुणसूत्र, एक वाई गुणसूत्र, एक एक्स और एक वाई। तो जो गुणसूत्र होते हैं इन्हीं से एक एक्स और एक वाई, ये गुणसूत्र होते हैं और इन्हीं गुणसूत्रों में वो सूचनाएं होती हैं। इन्हीं सूचनाओं के जरिए व्यक्ति के एक वंश से दूसरे वंश तक सूचनाएं पहुंचती हैं। अगर एक्स एक्स गुणसूत्र है, जैसे जो एक्स वाई है, ये पुरुषों में होता है एक्स वाई गुणसूत्र, और महिलाओं में एक्स एक्स गुणसूत्र। तो एक्स वाई जो ये गुणसूत्र हैं, ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक सूचनाओं को इकट्ठा रखते हैं और भेजते हैं। कैसे? डीएनए के जरिए। तो गुणसूत्रों का विभाजन, ये डब्ल्यू फ्लेमिंग ने इसका प्रतिपादन किया है। जो गुणसूत्र होते हैं इन्हीं के जरिए सेक्स का निर्धारण होता है कि वो लड़का होगा या लड़की होगी। अगर एक्स एक्स गुणसूत्र हैं, एक्स एक्स गुणसूत्र हैं, तो वो संतान लड़की होगी, और अगर एक्स वाई गुणसूत्र हैं तो वो लड़का होगा। इस तरीके से सेक्स का डिटर्मिनेशन किया जाता है। और ये टोटल 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। जिसमें से 22 जोड़ी जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं, और 23वीं जो जोड़ी होती है उसमें डिफरेंस होता है। जैसे पुरुष में हमने कहा कि एक्स वाई गुणसूत्र होंगे, महिला में एक्स एक्स गुणसूत्र होंगे, ये 23वीं जोड़ी। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो ये गुणसूत्रों की जो जोड़ी है ये कुछ बढ़ जाती है या कुछ घट जाती है। अगर ऐसा हो गया तो जो जन्म लेगी संतान वो विकार उसमें होगा। यानी किसी का हो सकता है कि उंगलियां 5 की 6 हो जाएं, या हाथ उसके 2 के 3 हाथ हो जाएं, सर 1 के 2 हो जाएं। तो ये सारी जो विकार होते हैं, आनुवंशिक विकार, ये गुणसूत्रों के इस डिफरेंस के कारण से हो जाते हैं। अगर कहीं गुणसूत्र गड़बड़ हो गए तो, और अगर नॉर्मल सब कुछ है तो एक्स एक्स गुणसूत्र अगर इनका जाइगोट बनता है, जब जाइगोट बनता है, जाइगोट, ये जाइगोट कब? जैसे अभी हमने इसके पहले बात किया है कि जो अंडाणु है और एक शुक्राणु है। अंडाणु कहाँ से आता है? माता की तरफ से आता है। शुक्राणु आता है पिता की तरफ से। और जब ये दोनों अंडाणु और शुक्राणु मिल करके जाइगोट बनाते हैं, जाइगोट, उसी समय जाइगोट बनने के समय में अगर कहीं एक्स एक्स गुणसूत्र का निषेचन हुआ तो वो संतान लड़की जन्म लेगी। और अगर कहीं यह जाइगोट बनने के समय एक्स और वाई गुणसूत्र का निषेचन हो गया तो वो लड़का होगा।
इस तरीके से सेक्स का डिटर्मिनेशन किया जाता है कि ये लड़का है या लड़की है। जैसे जो डॉक्टर जो जन्म के पहले जो सेक्स की जांच करते हैं कि ये लड़का होने वाला है लड़की, तो इसी तरीके से पता करते हैं। हालांकि अब ये एक कानून बना करके सेक्स का डिटर्मिनेशन अगर कोई रोग की जांच करना है तो उसके लिए अलाउ है, अदरवाइज अलाउ नहीं है। नेक्स्ट आता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये नाम किसने दिया है? सी बेंडा ने। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया है सी बेंडा ने। न्यूनकारी विभाजन का महत्व, अर्धसूत्री विभाजन का महत्व W.S. सटन ने ये दिया है। अर्धसूत्री विभाजन, ये अर्धसूत्री विभाजन क्या है? कोशिकाओं का ही विभाजन है। J.B. फार्मर ने अर्धसूत्री विभाजन का नाम दिया। बेंडर्न एवं बावेरी ने जाति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है, ये बताया। आनुवंशिकता में गुणसूत्रों की भूमिका की खोज की T.H. मार्गन ने। मानव अंग तंत्र, ह्यूमन ऑर्गेन सिस्टम। मानव शरीर तंत्र में समान कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं। ऊतक मिलकर के अंग बनाते हैं और अंग मिलकर के अंग तंत्र बनाते हैं। जैसे अभी हमने बात किया है कि सबसे पहले जो मानव जीवन की शुरुआत होगी एक कोशिका से होती है। सबसे पहले एक कोशिका से बनके जीवन शुरू होता है। वो एक कोशिका भी कहाँ से बनता है? जाइगोट से। जैसे अभी हमने कहा जाइगोट से, ये जाइगोट बना। जाइगोट कहाँ से आया? माता पिता के तरफ से आया। उसके बाद में यही जाइगोट आगे चल के एक कोशिका के रूप में जीवन की एक कोशिका के रूप में इसकी शुरुआत हुई और यह कोशिका विभाजित हुई 2 में, फिर 4 में, फिर ऐसे ऐसे विभाजित होती चली गई और एक अंग बन के तैयार हुआ। एक ऊतक, सबसे पहले एक ऊतक बना। इंग्लिश में इसे टिश्यू कहते हैं। टिश्यू, कोई एक टिश्यू बन के तैयार हुआ और यही सारे टिश्यू मिलके एक अंग बन के तैयार हुए। जैसे एक हाथ बन के तैयार हुआ या एक फेफड़ा बन के तैयार हुआ, हृदय बन के तैयार हुआ, तो एक अंग बना। और ये सारा अंग, कई सारे अंग, जैसे फेफड़ा हो गया, हृदय हो गया, किडनी हो गया, ये सारे अंग मिलकर के, कई सारे अंग मिलकर के एक तंत्र बनाते हैं। जैसे परिसंचरण तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, पाचन तंत्र हो गया। जैसे पाचन तंत्र में छोटी आंत बनी, बड़ी आंत बनी, और जो लीवर है ये पाचन में काम करता है। तो ये सारे जो इनको मिला जुला के एक तंत्र बना, उसको क्या कहेंगे? हम पाचन तंत्र कहेंगे। ऐसा श्वसन तंत्र हो गया। जैसे श्वसन में क्या क्या जरूरी है? एक तो फेफड़ा जरूरी है श्वसन के लिए, और श्वास लेने के लिए जो हमें और चाहिए, जहाँ से हम श्वास अंदर लेके जाते हैं नाक से, तो नाक हमें चाहिए। तो इस तरीके से जो कई सारे अंग हैं वो एक तंत्र बनाते हैं, उसको हम कहेंगे श्वसन तंत्र। परिसंचरण तंत्र, जैसे परिसंचरण मतलब ट्रांसपोर्टेशन कौन कौन करता है? तो जो हमारा ब्लड है वो ट्रांसपोर्ट करता है, ये परिसंचरण तंत्र बनाता है। तंत्रिका तंत्र,
जो मानव के खोपड़ी में तमाम सारे जो नर्व्स हैं एक जगह से दूसरे जगह वो सूचनाओं को पहुंचाते हैं, वो तंत्रिका तंत्र हो गया। अंतःस्रावी तंत्र, तो इस तरीके से पूरे अंग हो गए। कुछ और फैक्ट अब देखते हैं। मानव शरीर में अस्थियों की कुल संख्या, यानी अस्थि का मतलब हड्डियां, 206 हड्डियां हैं। कशेरुकाओं की कुल संख्या 33 है। कशेरुकाओं की कुल संख्या 33 है। पेशियां हैं कुल मिला के 639 प्लस पेशियां। सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है, कान में होती है ये। कर्ण मतलब कान में, कान की जो हड्डी है वो सबसे छोटी हड्डी होती है। और सबसे लंबी जो हड्डी होती है फीमर होती है, जंघे में जो जंघे की हड्डी है वो सबसे लंबी होती है, उसका नाम है फीमर। बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर होती है। पेट में वो लपेट लपेट के वो रखी होती है, तो बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर होती है। छोटी आंत की लंबाई 6.25 मीटर होती है। सबसे बड़ी जो आंत है वो है छोटी आंत। सबसे लंबी जो पेशी है वो है सार्टोरियम। सबसे लंबी पेशी सार्टोरियम। सर्वाधिक उद्भवन पुनरुद्भवन की क्षमता यकृत में। यकृत में सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता मस्तिष्क में। यकृत का भार, यकृत का मतलब लीवर, पुरुष में 1.4 से 1.8 किलोग्राम, यानी टोटल हमारा जो लीवर है लगभग 1.5 किलो। 1 किलो 400 ग्राम से लेके 1 किलो 800 ग्राम, इतना मांस, इतना ही मांस हमारा लीवर है पुरुषों में। महिलाओं में 1.2 से 1.4 किलोग्राम तक, यानी कि जो पुरुषों में जो लीवर है वो थोड़ा सा वजन उसका ज़्यादा होता है, लगभग 200 ग्राम के आसपास में। और जो महिलाओं में जो लीवर है, यकृत का मतलब लीवर होता है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, यानी यही लीवर, ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। शरीर का सबसे कठोर भाग अगर है तो दांत का इनेमल है। सबसे कठोर अगर दांत का इनेमल, यानी जिससे दांत बना होता है। हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा पुरुष में 13.16 ग्राम प्रति डेसीलीटर। ये हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा है पुरुषों में, इतना होना चाहिए। और महिलाओं में हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है वो 11.5 से 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर तक होती है। सबसे बड़ी जो लार ग्रंथि है वो है पैरोटिड ग्रंथि। लार ग्रंथियों में शरीर का जो तापमान है ये होता है 98.4 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे हम कहते हैं अगर 98 डिग्री से ज़्यादा तापमान बढ़े, 100 डिग्री तक ये चला जाए तो कहते हैं हमें बुखार है, 100 डिग्री तक का बुखार चला गया। तो ये 98.4 ये नॉर्मल टेम्परेचर है, और इसके बाद जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसे हम बुखार कहते हैं। याद रखना है कि शरीर का तापमान अगर सेंटीग्रेड में बताना है तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट में बताना है तो 98.4 फ़ारेनहाइट। रुधिर की मात्रा 5.5 लीटर, यानी कि पूरा ब्लड शरीर में 5.5 लीटर होता है, पूरा ब्लड। सबसे छोटी श्वेत रुधिर कोशिका लिम्फोसाइट होती है। श्वेत रुधिर कोशिका लिम्फोसाइट।
सबसे बड़ी श्वेत रुधिर कोशिका? मोनासाइट। श्वेत रुधिर कोशिकाओं की संख्या 5,000 से लेके 10,000 CUMM, यानी RBC। श्वेत रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल 5 से 21 दिन। जो श्वेत रुधिर कोशिकाएं हैं इनका जीवन 5 से 21 दिन तक ही जिंदा रहती हैं, उसके बाद ये मर जाती हैं, फिर दूसरी जन्म लेती हैं। ऐसे लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिन। हालांकि इसमें गलत लिखा हुआ है RBC, ये श्वेत रुधिर कोशिकाओं को कहते हैं WBC और लाल रुधिर कोशिकाओं को कहते हैं RBC। उसके बाद देखते हैं सर्वग्राही रुधिर वर्ग AB है। सर्वग्राही यानी यूनिवर्सल रिसीवर है ये। AB ग्रुप अगर किसी का ब्लड ग्रुप है AB, तो सभी के ब्लड को ले सकता है, यूनिवर्सल रिसीवर है वो। AB क्या है? यूनिवर्सल रिसीवर। और जो डोनर है वो यूनिवर्सल डोनर इसको कहते हैं। सर्वदाता रुधिर वर्ग यानी कि O वर्ग का जिसका ब्लड है उसके ब्लड को किसी को भी दिया जा सकता है, और जो जिसका AB वर्ग है वो किसी से भी ब्लड ले सकता है। उसको खून चढ़ाने के लिए कोई जांच करने की ज़रूरत नहीं, किसी का भी ब्लड हो AB को सूट कर जाएगा। लेकिन जो O वर्ग का है ये किसी को दे सकता है, चाहे जिसको दे दे। सामान्य रुधिर का जो दाब होता है 120/80 Hg, ये इसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर अगर 120/80 आता है तो ये ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। इसके बाद में एबनॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। तो 120/80 अगर आता है ब्लड प्रेशर तो ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। रुधिर का थक्का बनने का समय 3 से 8 मिनट में, 3 मिनट से लेकर 8 मिनट में रुधिर थक्का बन जाता है। थक्का का मतलब जो जम जाता है। वयस्क में हृदय की गति 72 बार प्रति मिनट, 1 मिनट में 72 बार हृदय की धड़कन होती है। और हृदय की धड़कन जानने के लिए जो नाड़ी की धड़कन होती है वही हृदय की धड़कन होती है। इसीलिए डॉक्टर नाड़ी को पकड़ के अंदाज़ा लगाते हैं कि धड़कन इसकी सही है कि नहीं है। सबसे बड़ी धमनी एब्डोमिनल एरोटा है। एब्डोमिनल एरोटा सबसे बड़ी धमनी है। क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़ी है। क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़ी है। स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या 31 जोड़ी है। स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या 31 जोड़ी है। ब्रिक किडनी का जो भार है 150 ग्राम होता है। किडनी का भार। किडनी हमारी कैसी होती है? ये ऐसे ही किडनी होती है, कान के जैसे ये। और 2 किडनी होती हैं, ये ऐसे। और इनसे जो तंत्रिकाएं निकलती हैं ये आगे चल के ये कहाँ पे होता है? शरीर के ये जो पसलियाँ होती हैं, पसलियों के नीचे दोनों साइड में ये 2 किडनी होती हैं। ये
ऐसे ऐसे, ये किडनी है। सेम के जो बीज होते हैं बिल्कुल सेम के बीज के जैसे होते हैं ये किडनी। 150 ग्राम वजन होता है इनका, 150 ग्राम। मस्तिष्क का भार 1220 से 1400 ग्राम, यानी लगभग 1 किलो 200 ग्राम से लेकर 1 किलो 400 ग्राम तक का ये मस्तिष्क होता है। मेरुदंड की लंबाई होती है 42 से 45 सेंटीमीटर। मेरुदंड, मेरुदंड क्या है? रीढ़ की हड्डी। ये कितनी लंबी होती है? नॉर्मल 42 से लेकर 45 सेंटीमीटर तक। सबसे बड़ी जो तंत्रिका है वो है ट्राइजेमिनल, ये सबसे बड़ी तंत्रिका है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन, ये सबसे बड़ी कोशिका है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? थायराइड है। सबसे पतली एवं छोटी तंत्रिका, सबसे पतली और छोटी तंत्रिका ट्रॉक्लियर। सबसे बड़ी तंत्रिका सिएटिक, सबसे बड़ी जो तंत्रिका है सिएटिक। सबसे पतली और एवं छोटी तंत्रिका ट्रॉक्लियर। अब देखते हैं पोषण। पोषण हमें पता है कि जो हम खाना खाते हैं और जो जो हमें न्यूट्रिशन मिलता है वही हमारा पोषण होता है। जीवों का वह आहार जिसमें सभी पोषक तत्व रहते हैं, संतुलित आहार उसे कहा जाता है। पोषण के प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स होता है, वसा होता है, विटामिन होता है, प्रोटीन होता है, ये सब तत्व होते हैं पोषक तत्व। यानी कि जो हम खाना खाते हैं उसमें क्या होना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए, जैसे आलू वगैरह में। फैट, जो जैसे तेल घी खाते हैं, दूध खाते हैं तो उसमें फैट होता है। विटामिन, जैसे सब्जियां जो हम खाते हैं उसमें विटामिन होता है। प्रोटीन, दाल हम जो खाते हैं उससे प्रोटीन होता है। तो मानव शरीर का जो 70 से 80% भाग है जल से बना होता है। 70 से 80%। अगर 100 किलो का कोई आदमी है तो 70 से 80 किलो उसमें जल होगा, बाकी और तत्व दूसरे तत्व होते हैं। विटामिन को उसकी घुलनशीलता के आधार पर 2 वर्गों में बांटा गया है, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में। तो जल में कौन कौन से घुल जाते हैं विटामिन? जल में जो घुलनशील विटामिन है बी और सी, और वसा में जो घुलनशील विटामिन है ए, डी, ई, के। ए, डी, ई, के, ये वसा में, फैट में घुलते हैं। ये बिल्कुल परीक्षा में आता है कि वसा में घुलनशील कौन है फैट में, तो ए, डी, ई, की, ए, डी, ई, के। और जो जल में घुलनशील विटामिन है वो है बी और सी केवल। ये हमें बिल्कुल याद रखना है।